आई एम फाइन दीपक जी। हाँ विंटर आ गया है, दिल्ली में कुछ ज्यादा ही है रिकॉर्ड तोड़। जय श्री कृष्णा। वन मिनट। हेलो, क्लास में हूँ। हेलो, चैप्टर क्या चल रहा था जरा बताएंगे हमको? विटामिन समाप्त हो गया था कि नहीं अभी? अच्छा, अभी विटामिन बी पे ही अटके हैं हम लोग। ठीक ठीक। मिश्रा सूर्य जी, बायोटेक अभी नहीं स्टार्ट होगी, न्यूट्रिशन समाप्त हो जाएगा तब बायोटेक शुरू करेंगे, बीच में छोड़ना ठीक नहीं है। ठीक, ओके ओके, ठीक ठीक। विटामिन बी, ठीक है दीपक जी। विटामिन बी और विटामिन बी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक तरीके से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहली विटामिन है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहली विटामिन है आपकी विटामिन B1। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नाम है उसको हम बोलते हैं थियामीन। क्लियर? सोनम जी, विटामिन पी को हम बोलते हैं निकोटिनामाइड। ठीक है, विटामिन पी जो होता है इसको हम निकोटिनामाइड बोलते हैं। और ये क्या काम करती हैं, कोशिकाओं को, जो हमारी सेल्स हैं उसको मजबूती प्रदान करती हैं, यानी कि जो लिपोप्रोटीन है उसके लेयर को स्ट्रांग करती है। ठीक है, और इनकी कमी से क्या होता है कि हमारी कोशिकाएं जो होती हैं वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन पी इज नोन एज निकोटिनामाइड। ठीक, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला विटामिन है विटामिन थियामीन, सॉरी विटामिन B1, केमिकल नाम है इसका थियामीन, और इसको बोलते हैं एंटी न्यूरेटिक विटामिन। एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहा जाता है, या इनको हम एन्यूरिन भी बोलते हैं। एन्यूरिन, तीन नाम है इसके विटामिन B1 के। तो विटामिन B1 को हम थियामीन भी बोलते हैं, एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी बोलते हैं, और इनको हम एन्यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है ना? और ये काम क्या करती हैं, इस विटामिन का जो वर्क है, काम है, वो ये है कि हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, एवं जो हमारी हार्ट सेल्स होती हैं, हृदय की कोशिकाएं, इन दोनों को ये क्या करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं, यानी कि स्ट्रांग बनाती हैं। इसको, नर्व सेल्स को और हार्ट सेल्स को। मैडम इधर मार्कर देना हमको, तो मार्कर नहीं। क्लियर? तो जो, और ये सारे मार्कर्स उठा के फेंक दीजिए, किसी में इंक मत डालिएगा। क्योंकि ठंडी आ रही है तो सब उठा के फेंक दीजिए। तो विटामिन B1, थियामीन, एंटी न्यूरेटिक विटामिन, या इसको हम बोलते हैं एन्यूरिन। काम क्या होता है इनका, ये हमारी तंत्रिका कोशिकाओं और हार्ट सेल्स को क्या करती हैं, मजबूत करती हैं। और अगर इनकी कमी हो गई, अगर विटामिन B1 की कमी हो गई, तो B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। और इस बेरी-बेरी रोग में क्या होता है कि हमारी तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य बिगड़ने लगता है, यानी तंत्रिका कोशिकाएं और हमारी हृदय पेशियों का कार्य क्या होने लगता है, बिगड़ने लगता है। ठीक है, और अगर तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य बिगड़ने लगता है तो पैरालिसिस की भी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, लकवे की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हृदय की धड़कन बंद हो सकती है। ठीक है, और इसी अवस्था को हम बोलते हैं बेरी बेरी। तो B1 की कमी से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं बेरी बेरी। और अगर हम इसकी सोर्स की बात करें, तो जो विटामिन B1 है ये अनाजों के छिलकों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके अनाजों के छिलके हैं, सोयाबीन है, मछली है, अंडा है, ठीक है ना, इन सबों में सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। क्लियर? तो इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, बेरी बेरी नामक रोग होता है। और आपको मैंने विटामिन शुरू होने के पहले ही बताया था, इससे तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी विटामिन का केमिकल नाम क्या है, उसका उपनाम क्या है, और उसकी कमी से होने वाला रोग। क्योंकि कभी भी विटामिन की अधिकता से कोई रोग नहीं होता, इतना जान लीजिए, हमेशा कमी से रोग होता है। ठीक है, हाँ, ईश्वर जी तो बादल दिखा रहे हैं।
टोपी ओपी लगा के बैठा है, लगता है कि ठंडी तुम्ही को ज्यादा पड़ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ सचिन जी सुनिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसमें पहला जो विटामिन है, हाँ, तो पहला विटामिन है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का केमिकल नाम है थियामिन। इनके उपनाम है एंटी न्यूरेटिक विटामिन, या इनको हम एन्यूरिन भी बोलते हैं। और एंटी न्यूरेटिक और एन्यूरिन इसलिए बोलते हैं कि ये हमारी तंत्रिका कोशिकाओं को क्या करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं, हमारे हृदय कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करती हैं। और इनकी कमी से हमारी तंत्रिका कोशिकाओं और हमारे हृदय पेशियों या कोशिकाओं का कार्य बिगड़ने लगता है। ठीक है, इस अवस्था को हम बोलते हैं बेरी। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है अनाजों के छिलके में, सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो अक्सर वहां पे जहां पे पॉलिश किया हुआ अनाज खाया जाता है, विशेष तौर से पॉलिश किया हुआ दाल या पॉलिश किया हुआ चावल जहां पे खाया जाता है, वहां पे इस रोग के होने की संभावनाएं ज्यादा होती। ठीक है, क्योंकि लोग सुंदरता पे जाते हैं ना, आप भी देखते होंगे लोग सीरत पे नहीं सूरत पे जाते हैं, है ना। तो अनाज भी खरीदेंगे तो दो देखने में अच्छा होगा उसी को लेंगे, है ना। तो इतना समझ जाइएगा कि जो दुनिया में खूबसूरत होता है वो फायदेमंद नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, पॉलिश किया हुआ अनाज अगर आप खाते हो तो आप देखते नहीं हो कि कोई व्यक्ति बड़ा नॉर्मल है, उसके बावजूद वो चिड़चिड़ापन होता है, अचानक गुस्सा करने लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब बेरी की कंडीशन होती है। ठीक है, तो कभी भी पॉलिश किया हुआ अनाज नहीं खाना चाहिए। सचिन जी मैंने बताया था ना, बेरी पर इम्पैक्ट यही है कि आपकी तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य बिगड़ने लगता है और कभी कभी पैरालिसिस की भी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। हृदय पेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण आपके हृदय की धड़कन भी बंद हो सकती है। ठीक है, मार्केट का दोष मत दीजिए, मार्केट में सब मिलता है। किसी भी अनाज में ज्यादा शाइनिंग है तो इसका मतलब कि उसको पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, अनाजों की जो पॉलिशिंग होती है वो भी मैं आपको बता दूं कि कैसे होती है। अनाजों की जो पॉलिशिंग होती है वो केमिकल सब्सटेंस को मिलाकर चमड़े पे रगड़ी जाती है ना। तो जो बेचारे प्योर वेजिटेरियन है, समझ लो कि चमड़े का रगड़ा हुआ चावल और दाल खा रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन बी2। बी1 तो हो गया ये, सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में चल रहा है, क्योंकि ये सब जल में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील विटामिन दो ही हैं, विटामिन बी और सी। तो अभी जो चर्चा हो रही है विटामिन बी की ही हो रही है। तो विटामिन बी1 के बाद दूसरा विटामिन है आपका विटामिन बी2। ठीक है, तो विटामिन बी2 का केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन। या इसको हम विटामिन जी भी बोलते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट रुको आप। चलो मैं इतने पे लिखूंगा ही।
विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, या इसको हम बोलते हैं विटामिन जी, दूसरा नाम है इसका, विटामिन जी भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम बोला जाता है लैक्टोफ्लेविन, या इसको हम बोलते हैं एलो एंजाइम्स। इतने हैं आपके नाम, एलो एंजाइम्स। इनकी कमी से जो रोग होता है, तीन रोग होता है। पहले को हम बोलते हैं किलोसिस, दूसरे को हम बोलते हैं ग्लोसाइटिस, और तीसरे को हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। यानी कि आपका होठों का फटना, जीभ का फटना और त्वचा का फटना। ठीक है, किलोसिस, ग्लोसाइटिस और डर्मेटाइटिस। ठीक, और राइबोफ्लेविन के जो आपके सोर्स हैं, इस राइबोफ्लेविन के जो सोर्स हैं वो हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और आपके दालें हैं। ठीक है, जो दाल हम लोग खाते हैं। प्रोटीनियस सोर्स में आपके विटामिन B2 मौजूद होते हैं, जितने भी प्रोटीन वाले सोर्स होते हैं, तो इनको हम राइबोफ्लेविन या विटामिन जी, लैक्टोफ्लेविन या फिर एलो एंजाइम्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इनकी कमी से ये रोग है, यानी कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है आपका? किलोसिस, होठों का फटना, ग्लोसाइटिस, जीभ का फटना, और डर्मेटाइटिस, त्वचा का फटना। ठीक है, और इसके कारण एक और बड़ी गंभीर बीमारी इससे उत्पन्न होती है कि अगर विटामिन B2 की कमी आपके शरीर में हो जाए, ठीक है ना, तो मनुष्य में अनिद्रा एवं निराशा की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनिद्रा एवं निराशा की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अब चलते हैं तीसरा विटामिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B3। ठीक, विटामिन B3 का नाम है निकोटिनिक एसिड। या इसको हम बोलते हैं नियासिन। या इसको हम बोलते हैं विटामिन PP। वो विटामिन P था। विटामिन B2 का जो सोर्स है वो आपकी दालें होती हैं, प्रोटीनियस जो दालें होती हैं और हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं। ठीक है, विटामिन B3 केमिकल नाम निकोटिनिक एसिड, या इसको नियासिन भी बोलते हैं, या इसको हम विटामिन PP भी बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो सोर्स है, देखिए आपके एग्जाम में कभी सोर्स नहीं पूछा जाता है, स्पेसिफिक सोर्स पूछा जाता है विशेष तौर से आपके मिल्क को लेकर और शहद को लेकर, बाकी किसी भी विटामिन का सोर्स नहीं पूछा जाता। और ये जो विटामिन B3 पाए जाते हैं ये आपके अंकुरित अनाज, ठीक है, अंकुरित अनाज जो होते हैं उन अंकुरित अनाजों में सबसे ज्यादा विटामिन B3 होता है। ठीक है, और अगर हम इनकी कमी की बात करें, इनकी कमी से
चर्मदाह, इसको हम बोलते हैं पिलाग्रा। ठीक है, इनकी कमी से चर्मदाह नामक रोग होता है। ठीक है ना, चर्मदाह का मतलब जीभ और जो आपकी त्वचा होते हैं ना, जीभ और त्वचा बिल्कुल कड़ी हो जाती है, उस पर पपड़ी पड़ने लगती है। ठीक है ना, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है। ठीक है, इसको, इस पिलाग्रा को 4D रोग भी कहते हैं। ठीक है, 4D रोग क्यों कहते हैं? रीजन इसका, क्योंकि इसकी कमी से आपके दस्त भी बहुत तेजी से होता है। ठीक, यानी कि डायरिया। ठीक, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, और डेथ। ठीक है, तो डायरिया का मतलब क्या होता है? दस्त। डर्मेटाइटिस का मीन्स त्वचा संबंधित दस्त रोग, त्वचा रोग। और ये क्या होता है? डिमेंशिया, भूलने का रोग। और डेथ मतलब कभी कभी मृत्यु की भी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। ठीक, इसलिए हम पिलाग्रा को क्या बोलते हैं? 4D रोग। B2 का सोर्स हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं। ठीक है, बता दिया। और B3 का जो सोर्स है वो अंकुरित अनाज है आपके। क्लियर? 4D रोग इसलिए इसको हम बोलते हैं क्योंकि विटामिन B3 की कमी से डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ की भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और जो व्यक्ति, ठीक है, या ऐसे लोग जो मक्के का ज्यादा सेवन करते हैं, मक्का जानते होंगे आप लोग, अनाज होता है एक, मक्के का जो व्यक्ति ज्यादा सेवन करता है उसके अंदर इस रोग होने की संभावनाएं ज्यादा होती। यानी मक्का का अगर आप अधिक सेवन करोगे तो आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी होने की संभावनाएं ज्यादा होती। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं विटामिन B5। B5 को हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड बहुत सारी किताबों में आपको ये B3 में लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, उस पर गौर मत देना, वो मिसप्रिंट हो सकता है। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड, और बस इसका नाम याद रखे रहना, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ आप खाते हो, जो भी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, है ना, दूध, अंडा, यकृत खाते हैं ना, कलेजी, B4 नहीं होता है, B7 को ही B4 बोलते हैं। ठीक है, B7 को ही B4 बोलते हैं, अभी B7 आएगा। जो मक्के का हैप्पी, जो मक्के का ज्यादा सेवन करता है उनके अंदर उस विटामिन की कमी हो जाती है।
अब सचिन जी चिली पोटैटो, कारण क्या होता है कि वो थोड़ा सा हार्डली डाइजेस्ट होता है ना, तो विटामिन जो उसके आपके B3 का जो वो है, सॉरी हाँ, जो B3 का जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, उसको वो ब्रेक कर देता है। इस वजह से विटामिन B3 हमारे बॉडी में नहीं बन पाती, ठीक है, काम नहीं कर पाती। अब इसके एनाटॉमी में घुसेंगे तो और भी हम घुसते चले जाएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है आपके एग्जाम से। अब कौन कौन से अंग पे किस किस के सेल पे कैसा रिएक्ट करती है उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना जानिए कि इस विटामिन की कमी से ये रोग होता है, और मक्के का ज्यादा सेवन करने से वो विटामिन आपके बॉडी में वर्क नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जैसे आप विटामिन वो लेते हो, अब ये जो मक्के का जो केमिकल होता है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उस विटामिन को इनहिबिट कर देते हैं, वर्क करने से रोक देते हैं। बिल्कुल जी हाँ, विटामिन B3 की एक्टिविटी को वो इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। हाँ बिल्कुल, मक्का। आइए विटामिन B5, विटामिन B5 को हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ये लगभग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाई जाती है, ठीक है। इस वजह से सामान्यतः इनकी कमी हमारे शरीर में नहीं होती, ठीक है। और अगर ज्यादा सोर्स की बात करें तो ये आपके यकृत में, यानी लीवर में, अंडे में, दूध, मूंगफली, गन्ना, शकरकंद, इन सब में पाई जाती है, ठीक है। अब चूंकि इसकी शरीर में कमी होती नहीं है, इस वजह से जल्दी इससे रोग नहीं होते हैं। लेकिन अगर कमी हो गई, ठीक है, अगर इनकी कमी हो गई तो होगा क्या, चर्म रोग हो सकता है, हाथ पैरों में सुन्नता हो सकती है, थकावट हो सकता है, बाल सफेद हो सकते हैं, और जनन क्षमता भी कमजोर हो सकती है, ठीक है। विटामिन B5 के कारण क्या हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है, हाथ पैरों में सुन्नता हो सकती है, थकावट भी लग सकती है, बाल सफेद हो सकते हैं, और जनन क्षमता भी कमजोर हो सकती है। क्लियर? किसकी कमी से? B5 के। नेक्स्ट B6, B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो जो पायरिडॉक्सिन होता है, B6 जो होता है, ये नाम नहीं पता है आपका, विवेक जी क्या पूछ रहे हैं अभी? विवेक जी, अगर आप प्रोटीन कम लोगे, ठीक है ना, स्किन डिजीज, मैं यहाँ पे आपको विटामिन पढ़ा रहा हूं तो विटामिन की कमी में बता रहा हूं ना। स्किन डिजीज जो होता है वो केवल विटामिन से ही नहीं होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है ना। और आपके बाल अगर किसी के भी सफेद हो रहे हैं तो उसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं, केवल विटामिन और प्रोटीन ही रीजन नहीं होते, कई रीजन हो सकते हैं, है? अब मेरे बाल सफेद हो गए, झड़ गए, तो ऐसा थोड़ी कि विटामिन और प्रोटीन की कमी है, मेरा तो जेनेटिकली है, पिताजी के थे तो मेरा भी होगा, तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं।
उनमें से एक रीजन आपके विटामिन का भी है, ठीक है। B5 सबसे ज्यादा ये वो नहीं कह सकते हम कि किस में होता है। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं सब में मॉडरेट क्रम में ही होता है। विशेष तौर से जो फल होते हैं आपके, जो जूस वाले फल होते हैं, ठीक है ना, जूस वाले फलों में विटामिन B5 ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन क्या करते हैं, ये आपके अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि अमीनो एसिड के उपापचय में भाग लेते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड के उपापचय में भाग लेते हैं। सामान्यतः इनकी भी कमी हमारे शरीर में नहीं होती है। विटामिन B5 की तरह ये भी लगभग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो विटामिन B5 और B6 दोनों ही लगभग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन विटामिन B6 की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी, और अमीनो एसिड अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी तो इसके कारण रक्त क्षीणता उत्पन्न हो जाती है। रक्त क्षीणता उत्पन्न हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं एनीमिया। यानी कि ब्लड की मात्रा कम बनने लगती है, ठीक है। जनरली होता नहीं है, अगर हो गया तो, ठीक। पायरिडॉक्सिन, जो B6 होता है सचिन जी, ये जो पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नाम है, तो B6 हमारे शरीर में अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है और ये लगभग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो सामान्यतः इनकी कमी हमारे शरीर में नहीं होती, ठीक है। और अगर इनकी कमी हो गई तो रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, यानी कि आपके शरीर में रक्त कम बनता है, रक्त कम बनने लगता है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन जब होता है तो ये अमीनो एसिड में बदलती हैं और फिर ये अमीनो एसिड क्या करती हैं, आपकी कोशिकाओं की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होती है, ठीक है। विशेष तौर से जो ब्लड कोशिकाएं होती हैं उनको भी बनाने का ये काम करती हैं। तो B6 की कमी से हमारी ब्लड कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं रक्त क्षीणता या फिर एनीमिया। नेक्स्ट विटामिन B7 या इसको हम बोलते हैं B4। B7 भी बोलते हैं, B4 भी बोलते हैं और इसको बायोटीन भी बोला जाता है या इसको विटामिन H भी कहा जाता है। B7, B4, बायोटीन या विटामिन H सब नाम है इसके, ठीक है। और ये क्या काम करती हैं कि ये हमारे शरीर में वसा का निर्माण करती है, ठीक, वसा का निर्माण करती है, ठीक है। और अगर हम इनके सोर्स की बात करें तो ये सर्वाधिक मात्रा में आपके सब्जी, फल, गेहूं, अंडा,
मूंगफली, ठीक, सब्जी, फल, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट में भी होती है। तो चॉकलेट खाओगे तो विटामिन B7 और B4 प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगी। ठीक, इनकी कमी से अगर हम रोग की बात करें तो सबसे पहला जो रोग होता है इनकी कमी से, उसमें कमजोरी आती है। कमजोरी, बालों का झड़ना, ये दो मेन कंडीशन होती है विटामिन B4 या विटामिन B7 के कारण। ठीक, नेक्स्ट विटामिन B9, B8 नहीं होता है, B9, B9 को हम बोलते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, विटामिन B7 की कमी से आपका वो कमजोरी एवं बालों का झड़ना। ओके, B9 इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। ठीक है, अब इनका जो मेन कार्य होता है, इनका मेन काम होता है आरबीसी का संश्लेषण, आरबीसी एवं डीएनए दोनों का लिखिए। इनका जो मेन काम होता है ये आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं एवं डीएनए का संश्लेषण करती हैं और ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं हरी पत्तियों में। जो हरी पत्तियों वाली होती हैं सब्जियां, उसमें ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मेन काम है इनका आरबीसी का संश्लेषण करना एवं डीएनए का संश्लेषण करना। ठीक, और अगर इनकी कमी हो जाए, किसकी, विटामिन B9 की, B9 की कमी से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता। ब्लड बनता है लेकिन आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता। आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता। आरबीसी के आज जब आपका ब्लड सेल बनता है ना, तो जब आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है तो उसको एक टर्म दिया जाता है मेगालोब्लास्टिक। ठीक है, आरबीसी का न बनना कहलाता है मेगालोब्लास्टिक। सचिन जी, B9 जो होता है विटामिन, जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड, ये जो फोलिक एसिड होता है वो क्या काम करता है, आपके शरीर में ब्लड में आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है और साथ ही साथ डीएनए के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके शरीर में ब्लड में आरबीसी का निर्माण अच्छे से हो, उसके लिए जरूरी है विटामिन B9 का होना। ठीक है, और इसीलिए देखो हम इसको फोलिक एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब बताया था मैंने आरबीसी में बताया था हीमोग्लोबिन
और हीमोग्लोबिन में बताया था ना कि फेरस आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक, तो ये क्या काम करता है, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड का मतलब इसमें आयरन है, तो ये क्या करता है, आरबीसी के निर्माण में मदद करता है और आरबीसी के निर्माण को प्रमोट करता है। ठीक है, तो अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो आरबीसी का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हो पाता और विटामिन की कमी से आरबीसी का निर्माण कम होना या नहीं होना कहलाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आया समझ में? कि अभी दूसरे तरीके से फिर समझाऊं। ठीक, विटामिन B9 के बाद अब आ गया विटामिन B12। हाँ, ना समझ में आया तो पूछ लीजिए, आप समझने के लिए बैठे हैं। कोई भी चीज देखिए, आप समझने के लिए बैठे हैं, नहीं आता है समझ में तो आप दोबारा पूछिए, मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि एक ही चीज को समझाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन, और पूरे विटामिन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार इसी से क्वेश्चन पूछा गया, वो है विटामिन B12। थैंक यू सचिन जी। विटामिन B12, विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालेविन। मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम भी टेढ़ा है, साइनोकोबालेविन। विटामिन B12 सोनम जी वो स्टेबल नहीं होता है ना? अगर है तो बोल सकते हैं, बट स्टेबल नहीं होता है विटामिन B11। विटामिन B12 इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालेमिन, और जो साइनोकोबालेमिन है इकलौती ऐसी विटामिन है जिसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ पाया जाता है, और वह रेडियो सक्रिय पदार्थ है आपका कोबाल्ट। इकलौती ऐसी विटामिन हैं जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जिनमें पाए जाते हैं। ठीक, और वह रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है विटामिन B12। ठीक, और यह विटामिन पौधों में नहीं पाया जाता। ठीक, पौधों में नहीं पाया जाता। ठीक, और ये भी विटामिन क्या करता है, ये आरबीसी कोशिकाओं को मैच्योर करता है। साइनोकोबालेमिन क्या करता है, आरबीसी को परिपक्व करता है। ठीक, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक, अगर ये ऐसा नहीं कर पाता है, यानी अगर विटामिन B12 की आपके शरीर में कमी हो जाए, तो कमी होने से कौन सा रोग होगा, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस या पेनिशियस भी बोलते हैं इसको, कंफ्यूज मत हो, दोनों का एक ही नाम। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से, और ये विटामिन पौधों में नहीं पाया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, और इसी प्लांट्स को लेकर 2-3 बार पूछे गए। और इसमें पाई जाती है कोबाल्ट, रेडियो सक्रिय। ठीक, तो अगर इनकी कमी हो जाए
तो हमको पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर दीपक जी पौधों में होता ही नहीं है तो बेचारे शाकाहारी लोगों में इनकी कमी रहती है ना। केवल जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता है ना। देखिए, हाँ बता रहा हूं, थोड़ा शांत रहिए। देखिए, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब बोल रहे नहीं दीपक जी, जब किसी भी प्लांट प्रोडक्ट में नहीं है तो कैसे वेजिटेबल में मिल जाएगा? वेजिटेबल भी तो प्लांट ही प्रोडक्ट है ना। फायदे तो इसके बहुत हैं। आरबीसी आपकी मेच्योर नहीं जाएगी तो आपकी तो डेथ भी हो सकती है ना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी बनेगी डेड हो जाएगी, बनेगी डेड हो जाएगी, तो आपका जीवन शॉर्ट लाइफ हो जाएगा। ऑक्सीजन कैपेसिटी भी हमारे बॉडी की घट जाएगी और हमारी मृत्यु भी हो सकती है विटामिन B12 की कमी से। और सबसे बड़ी चीज है, कैंसर भी हो सकता है। कैंसर अरे सुन लो भाई, जब मैं पूरा विटामिन B12 खत्म कर दूंगा तो सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अब चूंकि ये प्लांट प्रोडक्ट में नहीं मिलता है, सिर्फ एनिमल में मिलता है, तो अगर एनिमल में मिल रहा है तो एनिमल प्रोडक्ट में भी तो मिलेगा। अगर जानवरों में होता है तो जानवरों के मिल्क में भी तो मिलेगा, मिल्क भी तो एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक, तो अगर फिर आप मिल्क आप कहते हो ना, दूध पीते रहो कैंसर से बचते रहो, दूध पियो ब्लड भी बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है? क्योंकि मिल्क में साइनोकोबालेमिन होता है, विटामिन B12 होते हैं। ये B12 क्या करते हैं? कैसे आपको कैंसर से बचाते हैं, ये भी देखिए। क्योंकि इसमें क्या है, विटामिन B12 में कोबाल्ट रेडियो सक्रिय पदार्थ है। और आपने नाम सुना होगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी, रेडियोटिक्यूनों का उपयोग किया जाता है कैंसर में। तो आपके बॉडी में जो कोबाल्ट जाता है दूध के माध्यम से, एनिमल प्रोडक्ट के माध्यम से, ये लीवर में भी पाई जाती है। जो आप कलेजी मुर्गे का खाते हो या पथरी खाते हो वगैरह, उन सबों में विटामिन B12 होता है। तो जब ये कोबाल्ट आपकी बॉडी में जाता है तो शरीर में कहीं भी कैंसरस सेल अगर पनपते हैं तो ये कोबाल्ट अपने रेडियो सक्रिय गुणों के कारण उन कैंसरस सेल को क्या कर देता है? मार देता है। इसलिए साइनोकोबालेमिन हमको कैंसर से भी बचाता है। और ये साइनोकोबालेमिन क्या करता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमारी आरबीसी कोशिकाओं को मैच्योर करता है, परिपक्व करता है। और अगर इनकी कमी हो जाए तो आरबीसी कोशिकाएं परिपक्व नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जिसके कारण पर्नीशियस एनीमिया जाता है, यानी आरबीसी कोशिकाओं का परिपक्व न होना कहलाता है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, रेडियो सक्रिय ऐसे पदार्थ जिनसे कुछ विशेष प्रकार की किरणों का स्वतः उत्सर्जन होता है, उन पदार्थों को हम बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। जैसे आपका रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है ना, जिनमें स्वतः विघटन होता है और किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो इकलौती ऐसी विटामिन है साइनोकोबालेमिन जिसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सा पाया जाता है? विटामिन B12। ठीक है, तो इतनी चीज थी आपके विटामिन
बी कॉम्प्लेक्स में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बाद चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, इनको हम एंटीवायरल विटामिन भी बोलते हैं। एंटीवायरल विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन, ठीक, एंटीवायरल, एंटी कैंसर और एंटी रेबीज भी बोलते हैं। एंटी रेबीज भी बोलते हैं। पर्नीशियस एनीमिया में मैंने बताया ना, आरबीसी की कोशिकाएं पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाती, जिससे उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती। ठीक, अब विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, एंटी कैंसर, एंटीवायरल और एंटी रेबीज, क्योंकि जब आपको कुत्ता काटता है तो इसी विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, कोई भी वायरल डिजीज हो, वायरल डिजीज से बचाने का कार्य कौन करती है? विटामिन सी। इसीलिए आप देख रहे हो आजकल चल रहा है कोरोना काल, है ना, कोविड-19। ठीक, और कोविड-19 किससे फैलता है? वर्तमान समय में कोविड-19 सबसे ज्यादा फैलाने का कार्य जो करती है या कर सकती है वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक, इसीलिए सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया है। सरकार को लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने से कोरोना ज्यादा फैलेगा, लेकिन चुनाव में 10-20 हजार लोग इकट्ठा होते हैं, रैली होती है आपके प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की या छुटभैया नेताओं की, तो उससे कोरोना नहीं फैलेगा। अब कोचिंग खुल जाएगी, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चे पढ़ेंगे तो कोरोना फैलने का सबसे ज्यादा डर है ना। और अभी कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं। बिहार के जब चुनाव हो रहा था तो एक भी न्यूज चैनल वाले नालायकों ने कोरोना का न्यूज नहीं चलाया, और बिहार चुनाव खत्म होते ही अब देख रहे हो दिल्ली में 8,000 निकल रहे हैं, तो मुंबई में अब हर जगह लॉकडाउन लगाने की कंडीशन शुरू हो गई। और फिर मैं लिख के दे रहा हूं, जैसी पश्चिम बंगाल का चुनाव आ जाएगा ये कोरोना फिर गायब हो जाएगा, और आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है। और सबसे बड़ी, क्या बताएं, जानो दो, मैं घुसूंगा नहीं पॉलिटिक्स में। तो विटामिन सी, ठीक है ना, क्या बताएं, ये भारत की गलती नहीं है, आप लोगों को नहीं पता। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़, कभी WHO को पढ़िए तो आपको पता चलेगा ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है। जितने भी एक्टिव केस होते हैं, सभी एक्टिव केसों के लिए WHO के द्वारा फंडिंग की जाती है भारत। ये WHO फंड प्रोवाइड करता है हमको कि आपके यहाँ इतने केस हैं, आप इनकी मदद करिए। ठीक है, जब होगा तो केस बढ़ा देंगे, जब होगा तो जांच कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। हमको लगता है कि अभी इतने दिन आप मास्क पहने ना, कुछ दिन आपको मास्क उल्टा पहनना पड़ेगा, क्योंकि जो कान की पोजीशन ऐसे हो गई है ना, फिर उसको फिर ऐसे लाने के लिए उल्टा मास्क पहनना पड़ेगा, है ना। एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हाथ में लगाते लगाते बेचारा इसको भी नशा होने लगा है, हाथों को भी नशा होने लगा एल्कोहल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोरोना का नाम इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा अच्छी भी बातें हुई हैं।
कोरोना से काफी कुछ अच्छा भी हुआ है। अच्छा इसलिए हुआ है क्योंकि अगर कोरोना नहीं आता तो मैं इतने लोगों के बीच में भी आता भी नहीं, है ना। कौन कौन कहां से है पता भी नहीं चलता। खैर फिलहाल ये विटामिन सी क्या है? एंटीवायरल। तो एंटीवायरल विटामिन होने की वजह से ये वायरस को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। इसीलिए कोरोना संक्रमण में बोला जा रहा था कि आप लोग विटामिन सी का ज्यादा सेवन करिए, उससे आपकी क्या होगी? इम्यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। और ये विटामिन सी की जो सबसे बड़ी खासियत होती है ना, कि यही विटामिन है जो सबसे पहली बार इसको खोजा गया था। सबसे पहली बार ढूंढा जाने वाला विटामिन है विटामिन सी, यानी सबसे पहले इसी विटामिन की क्या हुई थी? खोज हुई थी, ठीक है। और ये विटामिन हीट सेंसिटिव होते हैं। चलिए, अब जो विटामिन सी है सबसे पहले ढूंढा जाने वाला यही विटामिन है, और ये विटामिन सी हीट सेंसिटिव होता है। इसलिए आपके एग्जाम में आता है वो कौन सा विटामिन है जो खाना पकाते समय जल्दी नष्ट होता है? वो है विटामिन सी, ठीक है। हीट सेंसिटिव होने के कारण यह विटामिन खाना पकाते समय जल्दी नष्ट हो जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। कैसा कार्य करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं, यानी आपके शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ, जिनको हम फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं, मुक्त मूलक भी बोलते हैं, उनको भी ये नष्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और अगर आपको चोट लग जाए तो विटामिन सी जो होता है ये आपके घाव भरने में भी सहायक होता है। तो चोट लगने के उपरांत घाव भरने में विटामिन सी क्या होता है? बहुत यूजफुल होता है। बॉडी की स्वेलिंग को भी ये क्या करता है? कम करता है। शरीर में इनका संचय नहीं होता, ठीक है। शरीर में इनका संचय नहीं होता है, और सबसे अधिक ये खट्टे फलों में पाई जाती है, सबसे अधिक। यानी जो विटामिन सी है सबसे अधिक कहां पाई जाती हैं? आपके खट्टे फलों में पाई जाती हैं, जैसे आपका आंवला हुआ, ठीक है। जो आपका चिली है, मिर्च होती है, उसमें भी विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। और अगर इनकी कमी हो जाए इनकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है। इनकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और इस स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, और आपके जो दांत होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। ये मसूड़ों से ब्लड आने लगता है और दांत आपके कमजोर हो जाते हैं। तो इतने काम है आपके किसके? विटामिन सी के। क्लियर? तो एनिमल न्यूट्रिशन में हमारा जो पहला न्यूट्रिशन था वो था आपका विटामिन। विटामिन के बाद दूसरे न्यूट्रिशन की हम बात करें तो है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने यौगिक होते हैं, जिनका सामान्य फार्मूला CnH2nOn होता है। कार्बोहाइड्रेट हुआ है कि नहीं? अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा चुके हैं कि नहीं? देख लीजिएगा आप लोग, जरा हमको बता दीजिए, हमको याद नहीं है। अच्छा, हो गया। प्रोटीन,
अच्छा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट तीनों हो गया है। हाँ तो ठीक तो है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। और नोट्स मैं आपको आज प्रोवाइड अभी बैठे बैठे कर देता हूँ, ठीक है। नोट्स शायद आपको भेजा, आज मैंने विटामिन और उसके नोट्स मैंने भेज दिया है, ठीक है। विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह इन सबों के नोट्स मैंने आपको भेज दिया है, ठीक। मैं सिस्टम में चेक कर लूं। मैं ग्रुप में नहीं हूं। हाँ, न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा मुझे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग है पूर्वी जी। बिल्कुल आशीष जी। हाँ, एनिमल न्यूट्रिशन में पहला हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रोटीन, तीसरा पढ़ा होगा आप लोगों ने फैट, और चौथा है आपका विटामिन, ठीक है। इतने न्यूट्रिशन है आपके, चार। अब उसके बाद ये तो पोषक पदार्थ, अब इनको डाइजेस्ट करने का छोटा सा है टॉपिक, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम बोलते हैं, न्यू टॉपिक है ये, पाचन तंत्र, ठीक है। तो पाचन तंत्र क्या होता है? सिंपल सी चीज कि अब जो कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़ा, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपने देखा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है ना। फिर प्रोटीन का प्रोटीन को आप लोगों ने देखा किससे बना? अमीनो एसिड से। वसा किससे बना? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, ठीक है। अब तीसरी चीज कि इन सब चीजों का पाचन होता कैसे? जैसे आपने खाया रोटी, है ना, दाल और चावल, मान लो, तो अब इस दाल चावल रोटी और सब्जी, बेचारे इंडियंस तो इसी में परेशान है, यही खाते हैं और यही हमारा मेन न्यूट्रिशन है। तो इसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ये कैसा है? जटिल अवस्था में है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जटिल अवस्था में। तो अब जब आप इसको खाते हो तो रोटी में आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, दाल में प्रोटीन है, चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, सब्जी में अधिक मात्रा में क्या है? आपके प्रोटीन्स हैं और विटामिन है। तो जब आप इसको इनटेक करते हो, जब आप इसको खाते हो, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में टूटेगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जो भी है। प्रोटीन किस में टूटेगा? आपका अमीनो एसिड में। फैट किस में टूटेगा? आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जो असल में मैंने बताया, ठीक है। तो अब इस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदलना, प्रोटीन का अमीनो एसिड में बदलना, वसा का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलना, क्यों? क्योंकि ऊर्जा तो हमको इसी से मिलेगी ना। कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलेगी तो किससे मिलेगी? या तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, उससे मिलेगी ना। लेकिन ये आपके खाद्य पदार्थों में कैसा है? जटिल अवस्था में है और घुलनशील भी नहीं है, घुलनशील भी नहीं है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो पाचन की प्रक्रिया क्या होती है? जटिल एवं अघुलनशील अणुओं का, जो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यानी कि जटिल एवं अघुलनशील
जटिल एवं अघुलनशील अणुओं का सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका डिफिनीशन है, जटिल एवं अघुलनशील अणुओं का सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, और पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं, पाचन की प्रक्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं, उन सभी अंगों को हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, तो जटिल एवं अघुलनशील अणुओं का सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तन क्या कहलाता है? पाचन। ठीक है, और इस पाचन की प्रक्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं, उन सभी अंगों को हम बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, ठीक, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक, जिसकी लंबाई, टोटल लंबाई होती है लगभग 33 फीट। यानी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट। अब जो आपके डाइजेशन की प्रक्रिया है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में दो चीजें होती है। ठीक, यानी अगर हम इस पाचन तंत्र की बात करें, तो इस पाचन तंत्र में दो ही चीज होता है, दो ही प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन को हम बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन, और दूसरे को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं पूरे पाचन तंत्र के दौरान। ठीक है, एक फिजिकल रिएक्शन और दूसरा आपका केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है? क्रैकिंग ऑफ फूड, यानी कि जो आपके भोज्य पदार्थ हैं उनको तोड़ना। ठीक है, क्रैक करना। तो भोज्य पदार्थ को किसके द्वारा तोड़ा जाएगा? आपके खूबसूरत दांतों के द्वारा, जो मोतियों जैसे चमकते हैं। ठीक, या अगर हम ये कहें कि किस अंग में है क्रैकिंग ऑफ फूड, कहां पे होता है, तो आप क्या लिखोगे? माउथ, मुख में। दूसरा केमिकल प्रोसेस, जब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो अब छोटे छोटे टुकड़ों वाले जो भोजन होते हैं उनको हम बोलते हैं मैस्टिकेटेड फूड। अब जो मैस्टिकेटेड फूड पर किसका रिएक्शन होगा? विभिन्न अंगों द्वारा स्रावित एंजाइम का। और ये किस किस अंग में होता है? पहला माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं मुख, इसको हम बोलते हैं आमाशय, और इसको हम बोलते हैं छोटी आंत। ठीक, तो पाचन प्रक्रिया के दौरान जो केमिकल रिएक्शन होता है वह किस किस अंगों में होता है? माउथ में भी होता है, आमाशय में भी होता है, और छोटी आंत में भी होता है। और फिजिकल रिएक्शन कहां कहां होता है? ओनली सिर्फ माउथ में होता है। ओके, और अगर डिफिनीशन हम लोगों ने क्या कहा कि
जटिल एवं अघुलनशील अणुओं का सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तन क्या कहलाता है? पाचन। और पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला जो वो है अंग है, सभी अंगों को हम बोलते हैं आहार नाल। तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो 5 प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है वह कितने प्रोसेस में होती है? 5 प्रोसेस में होती है। पहले को हम बोलते हैं इंजेशन। ठीक, इंजेशन को हम बोलते हैं अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, तो भोजन का अंतःग्रहण कहां होता है? आपका माउथ में, मुख में। ठीक, ठीक, पहली प्रक्रिया क्या होगी? इंजेशन, इसको हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। कहां होता है? माउथ में। दूसरी डाइजेशन, इसको हम बोलते हैं पाचन। और पाचन की प्रक्रिया कहां कहां? अगेन फिर माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। इसको हम बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन एवं लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में होती है। चौथा पार्ट होता है एसिमिलेशन। इसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस लिए? ऊर्जा की। ठीक, पांचवी प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं ईजेशन। ईजेशन, या इसको हम बोलते हैं डिफॉर्केशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको मल परित्याग। और ये प्रक्रिया जिस अंग में होती है उसको हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक, तो जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण कहलाता है अंतर्ग्रहण। ये किस अंग में होता है? माउथ में। दूसरा चरण होता है डाइजेशन। कहां पे होता है? माउथ में, स्टमक में और छोटी आंत में। तीसरा चरण होता है एब्जॉर्प्शन, छोटी आंत और बड़ी आंत में। पांचवा चरण स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और पांचवा होता है ईजेशन या फिर डिफॉर्केशन यानी मल परित्याग। ऋतु जी, स्वांगीकरण का मतलब होता है
कि जो आपका पचा हुआ खाद्य पदार्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स किस में बदल गया, आपका ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, गैलेक्टोज में। तो किसी भी खाद्य पदार्थ से अगर हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते तो वह प्रक्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। ठीक है, एनर्जी को प्राप्त करना कहलाता है आपका स्वांगीकरण। तो इन 5 प्रक्रियाओं के द्वारा हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जटिल एवं अघुलनशील अणु जब सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित होते हैं, फिर उसके बाद उनसे एनर्जी मिलती है। इन सभी प्रक्रियाओं को हम मिला के एक बार क्या कहेंगे, पाचन की प्रक्रिया। ठीक, अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, देखते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेशन। इजेशन, EGESTION, इजेशन या फिर डिफॉर्केशन। ठीक, मतलब होता है इसका मल परित्याग। ओके, अब चलते हैं, देखते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेशन कि डाइजेशन के पार्ट्स कौन कौन से। डाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम बोलते हैं आहार नाल। लंबाई इसकी होती है 35 फीट। दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं पाचन ग्रंथि। चार प्रकार की आपकी पाचन ग्रंथियां हैं। पहले को हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरे को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तीसरे को हम बोलते हैं पैंक्रियाज और चौथे को हम बोलते हैं लीवर। अब एलिमेंट्री कैनाल जिनकी लंबाई 35 फीट होती है, इसमें क्या होता है, पहला अंग होता है आपका माउथ, दूसरा अंग होता है आपका फेरिंक्स, तीसरा अंग होता है ईसोफेगस, चौथा अंग है आपका स्टमक। ठीक, स्टमक को हम बोलते हैं आमाशय। पांचवा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के
तीन भाग होते हैं। डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम को हम बोलते हैं ग्रहणी, हिंदी में डियोडिनम को ग्रहणी बोला जाता है, और जेजुनम को हम बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत। ठीक, और इसको हम बोलते हैं क्षुद्रांत। ठीक, ये आपके छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। अगर लंबाई देखें तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। फिर आपका छठा पार्ट है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, सीकम का तो सीकम ही नाम होता है, इस कोलन को हम बोलते हैं द्विदांत। ठीक, और रेक्टम को हम बोलते हैं मलाशय। मलाशय। और जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। 1 से 1.5 मीटर। फेरिंग्स को हम बोलते हैं ग्रसनी, हिंदी की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं ग्रसनी, और इसको हम बोलते हैं ग्रास नली। स्टमक को हम बोलते हैं आमाशय। जनरली जो पेट शब्द इस्तेमाल होता है वह इसी आमाशय के लिए होता है। ठीक, नोट करना, नोट कर लीजिए बस 1 मिनट में।
अब देखिए पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यही है, ठीक है। यानी कि माउथ में आपको क्या होता है, फेरिंक्स में क्या होता है, इसोफेगस में क्या होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, यही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या स्रावित करती हैं, एंजाइम, ठीक। चलिए देखिए, यही ऑनलाइन पढ़ाई का मजा है ना, खाते खाते पढ़ाई हो रही है। इसका हिंदी देखो, माउथ हिंदी मुख, फेरिंक्स ग्रसनी, इसोफेगस ग्रासनरी, आमाशय को, स्टमक को हम बोलते हैं आमाशय, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। इसके 3 पार्ट, जेजुनम जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी, सॉरी डियोडिनम जिसको बोलते हैं ग्रहणी, जेजुनम जिसको हम बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत, इलियम इसको हम बोलते हैं क्षुद्रांत, फिर बड़ी आंत, इसके 3 पार्ट, सीकम, कोई हिंदी नहीं, कोलन, बृहदांत्र, रेक्टम, मलाशय। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो पहला है आपका सलाइवरी ग्लैंड, जिनको हम बोलते हैं लार ग्रंथि, ठीक। दूसरी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम बोलते हैं जठर ग्रंथि, ये जठर है, ठीक है। पैंक्रियाज पहले से पता आपको, अग्न्याशय, और लीवर आपको पता है यकृत, ठीक है, हो गया। जठर ग्रंथि संगीता जी, ओके। अब चलते हैं, पहला पार्ट है आपका माउथ, कि माउथ में अब क्या क्या होता है, एक एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। माउथ में 3 चीज, पहली होती है टंग, दूसरी होती है टिट, और तीसरी है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। अभी हम पाचन नहीं बता रहे, पार्ट बता रहे हैं माउथ के जो पाचन की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। तो माउथ में 3 चीज है, टंग है, टीथ है, यानी कि जीभ, और आपके दांत, और इसको हम बोलते हैं लार ग्रंथि, ठीक। तीन चीज है, तो चलते हैं, पहले हम टंग को ही देख लेते हैं, जीभ को ही देख लेते हैं।